आज का जो हमारा हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमने अभी तक प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कौन से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो जिनके ऊपर एड्सॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैटालिसिस। प्रोसेस है या टॉपिक है आपका कैटालिसिस। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अगर रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट होता है इट एक्सेलरेट इट्स स्पीड। क्या होता है कैटालिस्ट? द कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस, द कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस which when present in the reaction mixture accelerate its speed and is recovered unchanged in its amount and chemical characteristics. एक ऐसा सब्सटेंस जो अगर रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट होता है उसकी स्पीड को क्या करता है? एक्सेलरेट करता है, और खुद रिएक्शन के दौरान जो है वो यूज नहीं होता है, बल्कि जो भी केमिकल नेचर उसका पहले होता है जब आपने यूज किया होता है, जो भी उसका अमाउंट होता है, लास्ट पे जब रिएक्शन खत्म होती है वो उसी अमाउंट में और उसी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में जो है वो आपको मिलता है। उसको हम क्या कहते हैं? कैटालिस्ट कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ एंड दिस प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑफ कैटालिस्ट in a chemical reaction is called catalysis. कैटालिस्ट का यूज होना रिएक्शन में उसको हम क्या कहते हैं? कैटालिसिस कहते हैं। दो तरीके की कैटालिसिस होती है, एक होता है होमोजेनस कैटालिसिस और दूसरा होता है हेटेरोजेनस कैटालिसिस। होमोजेनस कैटालिसिस का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर होता है और आपका जो कैटालिस्ट होता है, अगर दोनों का फेज सेम होता है उसको हम क्या कहते हैं? होमोजेनस कैटालिसिस कहते हैं, ठीक है। इफ कैटालिस्ट एंड रिएक्शन मिक्सचर आर प्रेजेंट in the same phase, in the same phase, मतलब या तो दोनों सॉलिड होंगे या तो लिक्विड होंगे या फिर क्या होंगे? गैसेस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड को आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाते हो, आपके पास क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज used in the formation of sulfuric acid during contact process। और यहाँ पर जो आप कैटालिस्ट यूज करते हो वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन जो है वो भी गैस है, इवन जो आपका प्रोडक्ट है वो भी गैस है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो इसमें कैटालिस्ट यूज हो रहा है वो भी आपका क्या है? गैस है। ये सब का सब रिएक्शन मिक्सचर, मैंने रिएक्टेड की बात नहीं, रिएक्शन मिक्सचर हो रही है, इसका मतलब रिएक्टेड एज वेल एज प्रोडक्ट। रिएक्टेड प्रोडक्ट और कैटालिस्ट अगर सब एक ही फेज में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? होमोजेनस कैटालिस्ट कहते हैं। और इसका जो आपके पास मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो जो है हम लेते हैं बाय मींस ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी क्या कहती है कि जो आपका रिएक्टेंट नंबर 1 है या कोई भी रिएक्टेंट, ठीक है, वो पहले जो है एक रिएक्टेंट पहले क्या करेगा? कैटालिस्ट के साथ जो है वो मिलके बनाएगा इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड। और फिर ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये क्या करेगा? ये रिएक्टेंट नंबर सेकंड के साथ मिलेगा और बनाएगा आपके पास प्रोडक्ट, प्लस आपके पास जो है वो कैटालिस्ट जो है वो रिकवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी मैकेनिज्म को इस ऊपर वाले रिएक्शन में जो है वो यूज करूं तो आपके पास क्या आएगा? सबसे पहले क्या करना है? कैटालिस्ट क्या है आपका? नाइट्रिक ऑक्साइड। उसको किसी एक रिएक्टेंट के साथ जो है वो क्या करना है? मिक्स करना है। सपोज करो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है।
तो क्या होगा आपके पास, दिस इज योर कैटलिस्ट एंड सपोज दिस इज रिएक्टेंट 1, आपके पास बनेगा ट्वाइस ऑफ NO2 दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा। फिर मैंने बोला कि ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है वो रिएक्टेंट नंबर 2 के साथ मिलता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड मींस ट्वाइस ऑफ NO2 जो है वो आप दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पे क्या बचा है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड बचा है, ठीक है, और वो भी 2 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज 2 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास ट्वाइस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस बनेगा आपके पास ट्वाइस ऑफ NO। ये जो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है दिस इज योर प्रोडक्ट, एंड ये जो आपका NO है ये क्या है आपका कैटलिस्ट। जिस भी अमाउंट मैंने 2 टाइम पहले लिया, मेरे पास रिकवर भी 2 टाइम ही हुआ, जिस भी अमाउंट पे आपने जो है वो यूज किया उसी अमाउंट में आपको लास्ट में जो है वो रिकवर भी होगा। और ये रिएक्शन के दौरान जब यूज भी नहीं हुआ, इसका अमाउंट एज वेल एज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या रहती है, वो सेम रहती है। तो ये क्या था आपका होमोजेनियस कैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस का मतलब होता है अगर आपके पास कैटलिस्ट और रिएक्शन मिक्सचर दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो मैकेनिज्म है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय मींस ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, जो ये कहती है कि कैटलिस्ट पहले एक रिएक्टेंट के साथ मिलकर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, फिर वो इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट और कैटलिस्ट जो है वो रिकवर करवाएगा, ठीक है। नंबर 2 टाइप जो होती है कैटलिसिस की वो होती है हेटेरोजेनस कैटलिसिस। नंबर 2 क्या है, हेटेरोजेनस कैटलिसिस। हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्या होता है, अगर आपके पास कैटलिस्ट एंड रिएक्शन मिक्सचर ये दोनों जो होंगे डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे, सेम फेज में नहीं बल्कि डिफरेंट फेज में जो है वो प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास है नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम हाइड्रोजन, इट गिव्स 2 टाइम्स अमोनिया। अमोनिया इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस, नाइट्रोजन इज अ गैस। यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन, और ये जो आयरन होता है ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है। आपका ये जो कैटलिस्ट है ये सॉलिड स्टेट में, लेकिन जो रिएक्शन मिक्सचर है वो क्या है, वो पूरा का पूरा गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। दैट मींस कैटलिस्ट और रिएक्शन मिक्सचर जो है वो दोनों डिफरेंट फेजेस में प्रेजेंट है। इस टाइप की कैटालिसिस को हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनस कैटालिसिस कहते हैं। और अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो इसका मैकेनिज्म जो है वो हम बोल सकते हैं बाय मींस ऑफ एडसॉर्प्शन थ्योरी, बाय मींस ऑफ एडसॉर्प्शन थ्योरी। एडसॉर्प्शन थ्योरी ये कहती है कि आपके पास कोई भी जो है रिएक्टेंट कैटालिस्ट जो होगा वो सबसे पहले सरफेस प्रोवाइड करेगा फॉर द केमिकल रिएक्शन के लिए, फिर आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के आएंगे उसके ऊपर जो है वो एडसॉर्ब, पहले इसकी तरफ डिफ्यूज होंगे, फिर इसके ऊपर एडसॉर्ब होंगे, फिर इसकी सरफेस के ऊपर कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर उनका क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, फिर प्रोडक्ट जो बनेगा वो डिसॉर्ब हो जाएगा, डिसॉर्ब के बाद क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। कुछ ऐसा, पहले आपके पास क्या होगा, ये कैटालिस्ट है, ठीक है, उसके बाद जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे उन्होंने प्रोडक्ट बनाना है, तो ये क्या करता है कैटलिस्ट, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सबसे पहले तो इसकी तरफ डिफ्यूज होंगे, फिर इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, एडसॉर्ब हो जाएंगे, फिर इसी के अंदर क्या होगी, इनकी केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो प्रोडक्ट यहाँ से क्या होगा, डिसॉर्ब हो जाएगा, और डिसॉर्ब के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, दूर जाएगा, मतलब इसकी डिफ्यूजन होगी प्रोडक्ट की अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, वो होता है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स towards the surface of catalyst। सबसे पहले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वो कैटलिस्ट की सरफेस की तरफ जो है वो क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। फिर सेकंड क्या होता है, एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब इन्हीं जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इनकी क्या होगी, एडसॉर्प्शन होगी कैटलिस्ट के ऊपर, फिर केमिकल रिएक्शन होगी इसी सरफेस के ऊपर, केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, फिर क्या होगा, प्रोडक्ट बन गए, प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होगा आपके पास, डिसॉर्ब भी होना है, डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट। डिसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑफ एडसॉर्प्शन, निकल जाना वहां से, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, और लास्ट पे क्या होता है आपके पास, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट।
अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये होती है एड्सॉर्प्शन थ्योरी के डिफरेंट स्टेप्स जो यूज होते हैं हेटेरोजेनस कैटालिसिस में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, अब आपके पास एक चीज़ भी होती है, उसको हम कहते हैं कैटालिस्ट की कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई, मैंने वहीं पे आपको जो है वो जो है वो कैरेक्टरिस्टिक भी बताई थी, मुझे थोड़ा भूल गई। आप लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहली चीज जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो इनिशिएट नहीं करता है, वो खाली एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, वो इनिशिएट नहीं कर सकता है। डू नॉट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन बट कैन ओनली एक्सेलरेट इट्स स्पीड। दूसरी चीज, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो होता है वो सफिशिएंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज यूज्ड, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू कैटलाइज द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जितना भी आपने जो है वो कैटलिस्ट लिया है वो आपको लास्ट पे जो है वो रिकवर भी होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे द कैटलिस्ट इज रिकवर्ड इन इट्स अमाउंट एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, in its amount and chemical characteristics when the reaction is over। जब रिएक्शन खत्म होती है उसका जो भी अमाउंट होता है, जो भी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसा भी होता है, वो रिएक्शन के बाद आपको वैसा का वैसा ही मिलता है। The catalyst is specific in nature। स्पेसिफिक का मतलब होता है a particular type of catalyst can catalyze only a specific type of reaction। जैसे आपके पास क्या है, आपके पास जो यूरिया होता है वो जो है वो क्या करता है, वो टूट जाता है, ठीक है। तो यूरिया से जो है आपके पास जो है, जब यूरिया का टूटना उसके ऊपर यूरियस ऐड कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर प्रोटीएस ऐड करेगा। बेसिकली सभी एंजाइम भी क्या होते हैं, कैटलिस्ट भी होते हैं, एंड दे आर आल्सो स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। जो आपका कार्बोनिक एसिड है उसके ऊपर जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही जो है वो ऐड कर सकता है, कोई दूसरा जो आपका एंजाइम है वो जो है वो ऐड नहीं कर सकता, दूसरा कैटलिस्ट ऐड नहीं कर सकता। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन को जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटलिस्ट ही क्या कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है। और लास्ट पे क्या था इसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, इट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है उसको ये डिस्टर्ब नहीं करता है। बोथ फॉरवर्ड एज वेल बैकवर्ड जो आपके पास रिएक्शन होती है उनको जो है वो इक्वली जो है वो एक्सेलरेट करता है, ठीक है। ये थी कैटलिस्ट क्या होता है, होमोजेनस कैटलिसिस क्या होता है, हेटेरोजेनस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्या, एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, एंजाइम होते हैं कंप्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स, ठीक है। सिंपल बोलो प्रोटीन्स होते हैं ये, ठीक है। और इनको हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट भी करते हैं कौन, एंजाइम्स। बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसको सिंपल फॉर्म में जो है वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एंड दैट ये जो एंजाइम्स होते हैं दे आर आल्सो स्पेसिफिक इन नेचर, means a particular type of enzyme can catalyze a particular type of reaction। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन के ऊपर जो होता है वो क्या करेगा, वो पेप्सिन ही एक्ट कर सकता है, वहां पर जो है कोई लाइपेज वगैरह एंजाइम जो है वो एक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है, जो एंजाइम होते हैं वो कैसे ऐड करते हैं, इनने जो है वो दो साइंटिस्ट ने दिया था, मेंटन एंड मिशेल ने दिया था, ठीक है, CHAE
दोनों ने जो है वो बोला था कि जो एंजाइम होता है वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबस्ट्रेट मींस रिएक्टेंट जो है उसके साथ जो है वो क्या करता है, उसके साथ जो है हम बोल सकते हैं एक कंपाउंड बनाता है सबस्ट्रेट के साथ, और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको कहते हैं ES कॉम्प्लेक्स, दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है ये एंजाइम प्रोडक्ट जो है कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर ये जो आपका एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होता है ये जो है प्रोडक्ट में जो है वो अलहदा हो जाता है और एंजाइम जो है वो अलहदा हो जाता है, इसको हम जो है वो EP भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एंजाइम आपको जो है वो आ जाता है, मतलब हम बोल सकते हैं अलहदा हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले रिएक्टेड मॉलिक्यूल एंजाइम के ऊपर आ जाएंगे तो वहाँ पे बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूट के क्या बनाएगा, एंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू प्रोडक्टेड एंजाइम। आप देख रहे हो एंजाइम आपको जो है वो लास्ट पे रिकवर हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, कैटलिस्ट है, जैसे यूज करोगे वैसे ही आपको जो है वो लास्ट पे मिलता भी है। मैंने बोला दैट एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज ये जो है इसको एक्सप्लेन किया था बाय थ्योरी कॉल्ड एज लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी ऐसी थ्योरी थी जिन्होंने एक्सप्लेन किया ये व्हाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। सपोज करते हैं ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो है सपोज करो एक एंजाइम, ये मेरे पास सपोज करो एक एंजाइम है और ये मैंने क्या लिया सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट जिसके ऊपर रिएक्शन होनी है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये जो आपके पास है ये कम्प्लीटली फिट हो सकता है इन ग्रुव्स के अंदर, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके पास कम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों मिल जाएंगे और आपके पास क्या बनेगा, एक किस्म का इंटरमीडिएट बनता है, इसको हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे मैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी हम बताऊंगी बाद में। और लास्ट पे क्या होगा आपके पास, ये आपके पास एंजाइम और आपके पास सपोज करो कुछ भी प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। ये बोलता है कि जिस तरह से एक पर्टिकुलर जो आपके पास चाबी होती है वो एक पर्टिकुलर ताले के लिए ही होती है, वैसे ही एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्टेंट के लिए ही होता है। क्यों? क्योंकि हर एक एंजाइम के ऊपर क्या होते हैं, कुछ साइट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एक्टिव साइट्स, और इन एक्टिव साइट्स के जो भी कम्प्लीमेंट्री ग्रुप वाला सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा वही उसमें जो है वो फिट हो सकता है, ठीक है। कोई दूसरा जो है सपोज करो अगर मैंने जो है वो ऐसा जैसा जो है वो लिया और मैंने बोला कि ये इसमें फिट कराओ, तो ये एंजाइम जो है वो इसमें जो है फिट नहीं हो सकते, ये इस वाले सबस्ट्रेट के लिए कम्प्लीमेंट्री नहीं है, बल्कि किसके लिए है, इसके लिए। इसका मतलब ये टाइप ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम जो है वो इस सबस्ट्रेट को जो है वो के ऊपर ऐड करके जो है वो प्रोडक्ट बना सकता है। ये दोनों मिल जाएंगे और आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और जो आपका प्रोडक्ट होता है, जो कि हर एक सबस्ट्रेट की क्या होती है, अलग अलग एक्टिव साइट होती है, तो प्रोडक्ट की अलग एक्टिव साइट होगी, वो इस एंजाइम में फिट नहीं होगी, तो एंजाइम जो होगा वो निकल आएगा और प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज एंजाइम।